हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग यहाँ पे करेंगे बिहार डीएलएड के लिए। डीएलएड का यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं विथ एक्सप्लेन के साथ में, डिस्कशन के साथ में। ये हमारा जो है बिहार डीएलएड का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर जो होगा वो 9वां सेट होगा। इसके पहले 8 सेट हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 9वां सेट। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। निम्न में कौन जैव अभिधारित है? कौन जैव अभिधारित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मल, पशुधन अपशिष्ट, डीडीटी या मार्केट अपशिष्ट। देखिए जैव अवधरित जो यहाँ पे कहलाएगा अवधरित, ठीक है। जब अवधरित यहाँ कहलाएगा डीडीटी को क्या कहेंगे? डीडीटी को यहाँ पे जैव अवधरित कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जरा इस बात को समझिएगा। डीडीटी का कई बार जो है आपसे पूरा नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोईथेन ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये जो है एक कीटनाशी है। क्या है? तो आप कहेंगे ये जो है आपका कीटनाशी है, कीटनाशी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, ये फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको ध्यान रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और जरा समझा देते हैं। ये तो आपका जैव अविधरित हो गया। बाकी जो मल है, पशुधन अपशिष्ट है या मार्केट अपशिष्ट है, ये जैव विधरित है, जैव विधरित कहलाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है सबसे कम ऊर्जा वाले कण है? सबसे कम ऊर्जा वाला कण इसमें से कौन है? ठीक है, कम ऊर्जा वाला। तो ठोस के कण जो हो गए यहाँ पे, ठोसों के कणों में जो होता है सबसे कम ऊर्जा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ठोस के कण के बीच ऊर्जा कम होगा, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी पास पास यहाँ पे सटे होते हैं। तो इनके कण जो हैं गति कर नहीं पाते हैं। तो जिसके कणों के बीच अधिक यहाँ पे जगह रहेगा वो कण क्या हो पाएंगे? अधिक गति कर पाएंगे। तो जिसमें ये कण के जो बीच की दूरी है अधिक पाया जाएगा उसमें अधिक ऊर्जा होगा। जैसे जैसे हम बात करें गैस, ठीक है, तो गैस में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आ जाएगा सबसे अधिक जो ऊर्जा हो जाएगा वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा, उसके बाद गैस अवस्था में, फिर आपका द्रव अवस्था में, और फिर जाके यहाँ पे आप ठोस अवस्था में देंगे। तो सबसे कम में कौन होगा? ठोस होगा। वहीं सबसे अधिक पूछता तो आप प्लाज्मा अवस्था को देते हैं। प्लाज्मा अवस्था जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था इसको माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और आपसे इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में जितने भी आपके सूर्य हैं, तारा है, उन सभी जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। किसी वस्तु का वजन जो है हवा में 10 न्यूटन है। जब n का मतलब न्यूटन होता है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है। यानी कि जब हवा में 10 था, पानी में देने के बाद 2 न्यूटन यहाँ पे कम हो रहा है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा? तो कितना होगा? कितना का अंतर आ रहा है? तो 2 न्यूटन का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 न्यूटन ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन सा सिद्धांत पे है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे? देखिए 2-8 है, इसका मतलब क्या हो गया? 2-8 है, परमाणु संख्या कितनी हो गई? टोटल 10 हो गई। 10 किसका होता है? तो 10 नियोन का होता है। और नियोन जो है आपका एक अक्रिय गैस है। तो समूह जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस कहाँ है? तो समूह 18 में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा। अब दूसरी बात, एक तो आपको याद होना चाहिए कि ये नियोन का है, ठीक है। और दूसरी बात आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि चूंकि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो मात्र अक्रिय गैस का ही ऐसा तत्व है जिसकी सभी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है।
तो इस हिसाब से आपका वर्ग 18 हो जाएगा। वर्ग 18 को जो है शून्य समूह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, शून्य समूह कहते हैं इसको। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोसले के द्वारा दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले के द्वारा दिया गया है और इसमें आपका कुल 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, समझे? तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है ये बताना है। कहा है किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पर, क्या इस पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है किसी चालक का ताप पर, आर्द्रता संभाग पर या एक कंडक्टर की लंबाई पर। तो ध्यान रखिए यहाँ जो आपका चालक तार का प्रतिरोध निर्भर जहाँ करता है वो चालक तार की क्रॉस कनेक्शन क्षेत्र पर तो करता ही है, तापमान किसी चालक तार के तापमान पर भी निर्भर करता है और आर्द्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है चालक तार का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक कंडक्टर की लंबाई पर इस पर निर्भर करता ही है। अब जरा इसको जरा एक चीज़ और हम समझाते हैं, समझिए। जैसे हम प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि चालक तार की यदि मोटाई बढ़ा जाए तो इसके आधार पे हम इसको इस तरह से एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं L/A। ये तो यहाँ से लंबाई पे निर्भर कर रहा है और क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है और ताप पे, चालक तार की ताप पे भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप में प्रतिरोध एक ताप का काम करता है, कंडक्टर की लंबाई पे काम करता है, आर्द्रता पे काम नहीं करता। यदि आपको ये फार्मूला पता होता तो आप जो है इस फार्मूले के आधार पे यहाँ पे ऑप्शन निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन है? देखिए पोलियो जो उत्पन्न करने वाला विषाणु होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, होने वाला जो पोलियो होता है, पोलियो उत्पन्न करने वाला जो विषाणु है वो एक वायरस होता है। इसमें आपका क्या होता है? एकल स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस होता है। एकल स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? ठीक है, किसका स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो क्या होता है? पहले बात ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है और श्वसन क्रिया के दौरान ही आपको यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, कोशिका की पावर हाउस यहाँ पे ये कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और इसी के यदि यहाँ पे श्वसन जो होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो यहाँ पे आपका श्वसन होता है। यहाँ पे जो आपका होता है जो वायवीय श्वसन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किस प्रकार का श्वसन होता है? तो वायवीय श्वसन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या कहा गया है? देख लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन का मतलब हो गया वायवीय श्वसन। ठीक है, क्या हो गया? वायवीय श्वसन। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे बात को? डी हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितना हो सकता है ये बताना है। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 1 से 1 भी हो सकता है, 1 से लेकर 8 तक हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो बच गया, यानी कि परमाणु संख्या, देखिए समझिए जरा सही से। कोर इलेक्ट्रॉन जो हमारा परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या में जब हम ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तब हमारा ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और संयोजकता क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अष्टक नियम का पालन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है वही उसका संयोजकता कहलाता है। फिर से बता दें, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बी होगा।
किंगडम प्लांट यानी कि पादप जगत में शामिल है। पादप जगत में कौन शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, पादप जगत में टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ये भी शामिल होता है, पादप जगत का ही भाग है ये। और शैवाल और ब्रायोफाइट ये भी उसी का भाग है। एंजियोस्पर्म ये भी इसी का भाग है। देखिए, हम पादप जगत के बारे में आपको बता चुके हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, ये सभी का सभी जो है पादप जगत का ही भाग है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ये सभी पादप जगत को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बांटा जाता है, एक तो आपका जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोलते हैं वो तो अलग है ही, है ना। पहले से इसको हम बांटते हैं क्रिप्टोगेम, फिर बांटते हैं इसको फेनेरोगेम। तो क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, ठीक है। क्रिप्टोगेम में जब बांटते हैं तो इसमें जो होता है आपका फल वगैरह नहीं होते हैं, और फेनेरोगेम में यहाँ पे फल फूल होते हैं। और उसी के अंदर जो है ये आपका जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है, टेरिडोफाइट आता है, शैवाल आता है, और ये ब्रायोफाइट आता है। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा को जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर, पादप जगत का उभयचर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये तो सिंपल है, कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का वायुमंडल क्या है, वायुमंडल नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद्युत का अच्छा चालक। देखिए, विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का यदि आपसे संकेत पूछे तो Ag होता है, और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 47 होती है ना। अच्छा, कार्बन के बारे में जो है आप हमें कमेंट में बताएं कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, उसके नाम लिख के बताएं। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है स्रोत उत्पत्ति के आधार पे? तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पे जो है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो संसाधन को बांटा गया है वो मात्र 2 भागों में बांटा गया है। कौन भागों में? 2 भागों में। एक आपका जैविक होता है, और दूसरा जो है आपका अजैविक होता है। ठीक है, तो जैविक और जैविक इसमें 2 भागों में बांटा गया है। कौन जो है गर्भ निरोधक है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? बताइए, गर्भ निरोधक कौन हो जाएगा? तो आपके पास इनमें सभी, तो इसको बाद में पढ़ना पड़ेगा। कंडोम हो गया, कॉपर टी हो गया, डायफ्राम हो गया, तो ये सभी का सभी क्या हो गया? गर्भ निरोधक उपाय है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ क्या है? अंडा देने वाले स्तनपायी कौन है? तो अंडा देने वाले स्तनपायी कौन हो जाएगा? तो अंडा देने वाले स्तनपायी हो जाएगा यहाँ पे बत्तख बिल प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, बत्तख बिल और प्लेटिपस। हाँ, यहाँ जो है आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, फिगर के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ग्राफ जो है, कौन सी ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है? विराम अवस्था को प्रदर्शित कौन करता है वो देखना है। ठीक है, वो देखिए, देखिए क्या समय, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, है ना। ठीक है, ये बड़ा छोटा हो गया, नहीं क्या करेंगे, बड़ा बड़ा है। विराम अवस्था का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? विराम अवस्था का मतलब यहाँ समय, देखिए, जो एक्स अक्ष के दिशा में इस तरफ आएगा, जो एक्स अक्ष पे हम लेंगे वो समय को लेंगे, और वाई अक्ष पे दूरी को लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो एक्स अक्ष पर है यहाँ पे क्या लेंगे? समय को, और जो वाई अक्ष है इसमें यहाँ पे हम दूरी लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ इस ग्राफ में देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो है यहाँ पे समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, तो ये तो विराम में है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। दूसरी बात, दूसरा फिगर को समझिए, ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, समय के साथ साथ ये ग्राफ जो है, समय के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दूरी बढ़ रहा है ना, तो ये भी विराम में है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है? ये मेरा समय है और ये हमारा डिस्टेंस है। तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरी जो है आपका नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यही मेरा क्या हो गया? विराम अवस्था में हो गया। तो फिगर वाला है, लेकिन आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से, हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और एक कमेंट करते हैं तब तो और मज़ा आ जाता है आपका कमेंट पढ़ के।
नेक्स्ट देखिए, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? देखिए, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व जो है ना, वो किस पर निर्भर करता है वो बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि उस वस्तु के आकार पे निर्भर करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो उस वस्तु के आकार पे जड़त्व निर्भर नहीं करता है, बल्कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है ना। जड़त्व का संबंध किससे है? द्रव्यमान से है। ये प्रश्न पहले भी आपको समझा चुके हैं, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा जो है, गैलीलियो के द्वारा यहाँ पे हमारे पास जड़त्व का नियम दिया गया। और न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट नियम है वो भी जड़त्व का नियम है। चलिए नेक्स्ट, अम्लराज क्या है? अम्लराज के बारे में आपसे पूछा गया, वो क्या होता है? तो अम्लराज जो होता है वो हमारा सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात होता है, 1:3 अनुपात भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, है ना। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में यहाँ पे इसका किया गया था। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरा शहर में। ठीक है, रियो डी जेनेरा शहर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु फालिया की जड़ों से संबंध है? इनकी फालिया की जड़ों से संबंध है, किसका संबंध? जीवाणु क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजोबियम जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राइजोबियम जो जीवाणु होता है, ये दलहन जो पौधा होता है, दलहन, खास करके दलहन जो पौधा होता है, ठीक है, दलहन पौधे के जड़ में ये मौजूद होता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रेट और, है ना, नाइट्राइट में उसको बदलने का काम करता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को, नीचे लिखा दिया हुआ समीकरण किस प्रकार का समीकरण अभिक्रिया है? हाँ, किस प्रकार का अभिक्रिया है, बस ये आपको बताना है। तो आपको बस अभिक्रिया की पहचान करना है। यहाँ पे आप यदि गौर से देखें तो जो यहाँ पे पोटेशियम है वो यहाँ पे जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है, और जो यहाँ पे आपका लेड है वो लेड आयोडाइड बन गया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपका जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है, अदला बदली हुआ है आयनों का, दोनों में से दोनों आयनों का यहाँ पे अदला बदली हुआ है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए, यहाँ तक में जो है हमारा ये साइंस का आपका, साइंस का यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कवर हो गया अभी तक। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। यदि आपको कुछ और आपका सुझाव है तो अपने सुझाव और डाउट को, प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब देंगे। चलिए, अब शुरू करते हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन। बड़ा फास्ट में हम लोग को खत्म करना है, लेकिन समझते हुए चलेंगे चीज़ों को, ताकि आसपास की सारी चीज़ें, फैक्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से ये आपको काम देगा, विश्वास रखिए काम आएगा। क्वेश्चन बैंक पे आधारित ये चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज इसमें से कौन है बताइए? अधात्विक खनिज क्या करना है? अधात्विक खनिज, तो टीन तो धातु होता है, चूना पत्थर आपको पता है CaCO3 होता है ना। तो अधात्विक खनिज यहाँ पे आपको बताना है। कॉपर भी यहाँ पे धात्विक हो जाएगा, तो अधात्विक खनिज क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर, सीसा भी तो मेरा धातु ही है, प्योर धातु है, इसमें आपका धातु था, यहाँ तो कैल्शियम धातु है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अधात्विक खनिज हो जाएगा हमारा पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे कि चूना पत्थर का तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसी तरह से टीन का SN होता है, कॉपर का Cu और सीसा का Pb होता है। तो इसका भी जो है आप सूत्र ध्यान में रखेंगे। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन हो जाएगा कोयले का? तो झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ ए के साथ आप जाएंगे, झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। झारखंड
में भी जो है आपका जो झड़िया स्थान है, झड़िया, वो इसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? नीले रंग से हम मानचित्र में किसको दर्शाते हैं? तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा जो है जल को दिखाया जाता है, जल को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जल सही होगा। और जो भूरा रंग से हम दर्शाते हैं वो पर्वत को दर्शाते हैं। ठीक है, भूरा रंग से हम पर्वत को दर्शाते हैं, वही ध्यान रखिएगा। और जो हमारा पठार है, जो पठार है इसको पीला रंग से मानचित्र में दर्शाते हैं। और जो हमारा मैदान है इसको हरा रंग से दर्शाते हैं मानचित्र में। तो मानचित्र के जो विभिन्न रंग हैं वो हमने आपको समझा दिया कि जो आपका नीला रंग होगा, नीला रंग वो जल को दर्शाएंगे, हरा रंग जो आपका मैदान है वो हरा से दर्शाएंगे, पर्वत जो होगा वो भूरा रंग से दर्शाएंगे, और जो पीला रंग होगा उससे हम पठार को दर्शाएंगे। तो ये मानचित्र के विभिन्न रंग से प्रश्न यदि आपसे आते हैं तो इस डिस्कशन से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? जो गलत कथन है उसी को हमको चुनना है। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं में उत्पादक सबसे अधिक करता है, सही है। भारत में विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या ये सही है? तो ये भी आपका क्या है, सही है, समझे ना। चलिए, और पहला यदि आपसे पूछे तो कौन होगा? आपके मन में भी आ रहा होगा कि पहला बता दीजिए। तो विश्व में जो है चीन यहाँ पे पहला है, और दूसरा जो है वो भारत है, हमारा भारत है। चलिए आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है कि फलों सब्जियों के मसालों और उत्पादन को बागवानी कहते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये कथन आपका गलत है। बल्कि ये सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आप कहेंगे चीन है, और भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है। तो ये कथन मेरा गलत था, और हमने प्रश्न में बोला जो गलत था वही चुना है, इसीलिए ऑप्शन डी जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ये देखिए, ये प्रकार का प्रश्न जो है आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है कौन सा कदम, वो बताना है। क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज, पंचायती राज हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा यहाँ सही। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा जो है ये पुर्तगाली का व्यापारी था, मतलब ये यात्री था, जो भारत की यात्रा जो है 1900 बोल रहे हैं 1498 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की भारत आने के लिए, वास्को डिगामा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने की? ठीक है, यानी भारत की खोज भी पूछ देता है कि भारत की खोज किसने किया, तो भी हमको वास्को डिगामा ही देना पड़ेगा। लेकिन वास्को डिगामा जो है ये आपका क्या किया थे? समुद्री मार्ग की खोज किया था, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। 1498 में ये भारत आया था। और वास्को डिगामा भारत जो है कुल 3 बार आया है, ये आप इसको चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। और जब ये कहाँ पहुंचे थे? तो केरल के कालीकट जगह पे ये पहुंचे थे, और वहां से इन्होंने जो वहाँ के शासक जेमोरिन था उससे दोस्ती किए और व्यापार किए। और जब वापस जा रहे थे तो मसाला को लेकर, मतलब वापस जाते समय जो मसाला लेके गया यूरोप के बाजार में उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, उस मसाले से। चलिए आगे देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक संकट वर्ष 1929 में आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इससे इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 साल तक होता है। कितने होता है? 5 साल तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं
किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया? वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया। देखिए वर्साय की संधि इससे पहले भी आपको पूछे हैं, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे क्वेश्चन बैंक का सेट बाय सेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। देखिए वर्साय की संधि हिटलर ने कब जो है अस्वीकार कर दिया, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हिटलर कहाँ से था? तो हिटलर जो थे ये आपके जर्मनी से संबंध था। हिटलर कौन सा देश से संबंध रखता है? तो जर्मनी से। और इन्होंने 1935 ईस्वी में जो है 1935 ईस्वी में वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा? तो कहाँ गिरा था? ये हिरोशिमा पे गिरा था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम यानी परमाणु बम जो है अमेरिका ने 6 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया। ठीक है, ठीक है। और इस एटम बम का नाम भी था, क्या था? तो लिटिल बॉय जो है इसका, इस परमाणु बम का नाम था। और पुनः जो है 3 दिन के बाद भी, यानी कि 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1945 को फिर से जो है यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर यहाँ पे बम गिरा दिया गया और इसका नाम जो है यहाँ पे फैट मैन रखा। ठीक, ध्यान रखिएगा। हमने जो अभी पॉइंट आपको बताया, ये दोनों ही जितना पॉइंट बताए वो ध्यान रखिएगा। विश्व युद्ध से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। अब ये जो प्रश्न की प्रकृति है, प्रश्न का पूछने का स्वभाव है, इससे ये पता चलता है कि आपको ये चीज़ें याद रखना है। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये मोस्ट VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम कहाँ गिरा? देखिए जो अमेरिका के द्वारा जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जगह पे यहाँ पे बम गिराया गया। और ये दोनों जगह कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है, जापान। तो पहले यहाँ पे जो है आपका हिरोशिमा पे गिराया गया, फिर जो है दूसरी बार आपका नागासाकी पे गिराया गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जो हिरोशिमा पे आपका बम गिराया, उस बम का नाम, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया उसका नाम था फैट मैन। डेट याद रखिएगा, पहले जो है 6 अगस्त 1945 और दूसरा जो है आपका 9 अगस्त 1945। ये ध्यान रखना है। इतना चीजें बस आपको ये बम गिराने से याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 25 किलोमीटर है। नंबर बड़ा अच्छा है, 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई, यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और हमारा जो कोसी है नदी है, जो बिहार का शो कहलाता है, वो भी यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हो जाएगा वो यमुना हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? मौलिक कर्तव्य आपको बताए हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस में है? तो भाग 4 के क में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, भाग 4 के क में। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, ये ध्यान रखना है। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद यदि आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य का भाग 4 में है, अनुच्छेद कौन सा? तो आप बस कहेंगे एक अनुच्छेद 51 क, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, वही हमारा राजनीतिक अधिकार होता है। बाकी जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है? चुनाव लड़ने की अधिकार हमारा कैसा है? एक राजनीतिक अधिकार है। चलिए आगे, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है?
एटलस मानचित्र, ये क्या होते हैं? आप एटलस का बुक देखे होंगे, मानचित्र मैप वाला बुक देखे होंगे, एटलस का नाम से आता है। तो एटलस मानचित्र जो बनाया जाता है वो छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। क्या होते हैं? छोटे पैमाने पर, छोटे पैमाने पर यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और उसमें जो है छोटा स्केल को ही यहाँ पे मेजरमेंट के तौर पे बता दिया जाता है कि उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कितना किलोमीटर के बराबर है, वो बता दिया जाता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? कितने आर्थिक से विकसित है? तो ये हो जाएगा 7। कितने हैं? 7 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, देश को धान के रूप में जाना जाता है। धान किसको बोलते हैं बताइए? तो चावले को ना धान के रूप में जानते हैं। क्या करते हैं? चावल को धान के रूप में। और चावल जो है ये आपका किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। देखिए शुरू वाला सेट में जो है आपसे फसल के बारे में पूछा जाता था कि फसल के प्रकार बताइए, किस फसल, खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, खाद्य फसल कौन है, वाणिज्यिक की फसल कौन है। इससे आपके उसके सारे लगातार सवाल आए हैं। तो आप जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो उसका एनालिसिस जरूर देखिएगा, है ना, कि पैटर्न कहाँ पर चेंज हो रहा है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो वो भाषा है। क्या है? भाषा है। और भारत में भी जो है यहाँ पे भाषाई आधार पे क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था पहली बार, और तेलंगाना अलग बना था राज्य भाषाई आधार पर। 1956 की बात हम बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। संस्थापक किसको मानते हैं? ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, और पहला अधिवेशन भी जो है यहाँ पे, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में जो है यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में ही। और इसकी अध्यक्षता जो है आपको W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये जो है आपका ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है। तो सर्वोच्च पद जो है किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद यहाँ पे सर्वोच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो तो वो जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हम जो है सेट नंबर 9 अभी तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और लगातार इधर से हम जो है अब डेली ना 2-2 क्लास दे रहे हैं, और उसको आप लगातार देखिए, अच्छे से देखिए, है ना, ताकि आपका एग्जाम तक में हम ये सभी खत्म कर दें। तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए ऐसे ही आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, चलिए, और जो भी बातें हैं बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।